Hello friends, this is Sar Kashyap and welcome back to Percham. In last class, we discussed MCQs based on topic namely money barter to crypto. That was a quite important topic. And आज हम बजट 2022-23 पे बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे. बजट की बात करें तो it is an important topic from the perspective of each and every exam, be it any central or be it any state exam. So बजट तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना चाहिए. तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को. बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग. अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या फिर किसी ग्रुप डी सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू ऑल आर वेलकम टू परचम ऐप. देयर वी हैव क्रिएटेड फॉर यू अ कंप्लीट जीए कोर्स which will include static GK, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एज वेल एज साइंस. यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे. या तो आप एक कंप्लीट कोर्स ले सकते हो या फिर आप इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है राइट फ्रॉम द स्क्रैच, देन यू शुड गो फॉर अ कंप्लीट जीए कोर्स. बट इफ यू फील कि आपको हिस्ट्री बनती है, ज्योग्राफी बनती है, साइंस बनती है, बट आपकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कमजोर है, तो आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन. सो यू ऑल पीपल कैन चेक इट आउट ऑन परचम ऐप. सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है, इन अ गुड इकोनॉमी मनी मल्टीप्लाई इज ऑलवेज. यू हैव फोर ऑप्शंस: 0, लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1. सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोर देन 1. इस चीज को हमने पहले भी डिस्कस किया था. मनी मल्टीप्लाई हमेशा 1 से ऊपर क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो 1 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि बैंक्स को 100% मनी रिजर्व करके रखनी पड़ेगी. अगर वो 100% मनी रिजर्व करके रखेगी तो वो लोन कहां से प्रोवाइड करेगी? अगर वो लोन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो बैंक फंक्शन कैसे करेंगे? अगर इकोनॉमी को लोन नहीं मिल रहा है तो इकोनॉमी प्रोग्रेस कैसे करेगी? इन शॉर्ट, इकोनॉमी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी. एंड इस रीजन की वजह से मनी मल्टीप्लाई हमेशा ही 1 से ज्यादा होना चाहिए. गॉट इट? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ. एंड पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 इंजन्स ऑफ पीएम गति शक्ति. निम्नलिखित में से कौन सा एक पीएम गति शक्ति के 7 इंजनों में से एक नहीं है? पीएम गति शक्ति करके एक बहुत बड़ा प्लान बजट 2022-23 में यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. एंड इस प्लान के अंदर 7 इंजन्स हैं. अब आपको यह बताना है कि उन 7 इंजन्स में से कौन सा एक इंजन हमारे ऑप्शन का नहीं है. ठीक है, 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए एयरपोर्ट्स यानी हवाई अड्डे, बी रोड्स यानी सड़कें, सी रेलवेज, डी आईटी इंडस्ट्री. सो करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आईटी इंडस्ट्री. यहां आप लॉजिक भी लगा सकते थे क्योंकि एयरपोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज दे आर मोर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बट आईटी इंडस्ट्री समवट डिफरेंट है. तो आप यहां ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे जो हम बचपन में करते थे, क्योंकि एयरपोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट आईटी इंडस्ट्री is somewhat segregated from all these 3 sectors. आ रहा है आपको समझ के नहीं? So correct answer is option D, IT industry. PM गति शक्ति है क्या? It's a multi-modal connectivity plan with the aim of coordinated planning and execution of infrastructure projects to bring down logistic cost. ये एक ऐसा प्लान है जो कि हमारे पूरे देश में एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगा, साथ ही साथ जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है उसको भी कम करेगा. इसके अंदर 7 इंजन्स हैं. वो कौन कौन से हैं? रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ये 7 इंजन्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, which of the following schemes next phase was announced in the union budget 2022. निम्नलिखित में से किस योजना के अगले चरण की घोषणा केंद्रीय बजट 2022 में की गई थी? यानी कि जो हमारा बजट आया है इस साल का, इस बजट में किस स्कीम का नेक्स्ट फेज लॉन्च किया गया है. ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि किस स्कीम को लॉन्च किया गया है, बट ये पूछा जा रहा है किस स्कीम की नेक्स्ट फेज को लॉन्च किया गया है. ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास: ए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बी स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया, सी आत्मनिर्भर भारत, डी मेक इन इंडिया. तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. जो बजट 2022-2023 है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सेकंड फेज लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
2.0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 इयर्स। यानी कि अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 400। क्वाइट फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, ये आपसे तभी बनेगा जब आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 100, यानी कि 100 कार्गो टर्मिनल्स बनने वाले हैं 3 सालों में अंडर द प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनियन बजट 2022। सो यूनियन बजट 2022 के रिगार्ड्स में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अब आपको उनको कंसीडर करना है, ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला, नो चेंज टू कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स, यानी कि जो बजट आया है हमारा इस साल का, उसमें किसी भी तरीके का कॉर्पोरेट या पर्सनल इनकम टैक्स पे चेंज नहीं किया गया है। सेकंड, taxpayers now have a 2-year window to correct errors and file a revised income tax return for the relevant assessment year। यानी कि अगर कोई एरर होती है टैक्स फाइल करने में तो उनको 2 साल का टाइम दिया जाएगा। सो ये 2 स्टेटमेंट सही है कि नहीं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज, बोलो। The correct answer is option C, both 1 and 2. It means दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। बजट 2022 पे जो कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स के रेट्स पे कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं एंड टैक्स पेयर को 2 ईयर की विंडो प्रोवाइड की गई है एरर्स को करेक्ट करने के लिए। ठीक है। सो इट इज क्वाइट अ पॉजिटिव स्टेप, ताकि हमारा जो टैक्स बेस है वो बढ़ेगा भी। लोगों के बीच ये डर नहीं रहेगा कि यार हमने एरर कर दी तो फिर सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी। अब उनको हम टाइम दे रहे हैं कि ठीक है आपसे एरर हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो आपको टाइम दे रहे हैं, 2 साल का टाइम दे रहे हैं, आराम से उसको सही कर लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ, यानी जो केन बेतवा लिंक परियोजना है किन राज्यों में फैली हुई है। इस प्रोजेक्ट को 2022-2023 के बजट पे ही लॉन्च किया गया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो कितने स्टेट्स में फैला हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान एंड महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल एंड तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार एंड झारखंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको पता है कि केन और बेतवा रिवर किस रीजन में, तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे दोगे। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये देखो आप, दिख रहा है केन रिवर और ये है हमारी बेतवा रिवर। ठीक है। अब इन दोनों को लिंक करने की बात की जा रही है। ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, यहां से इन 2 रिवर्स को लिंक किया जाना है। अब लिंक करने से फायदा क्या होगा कि ये जो बीच में जमीन है जहां ज्यादा रिवर्स नहीं है, वहां इरिगेशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पानी के थ्रू। और साथ ही साथ ये ऐसे रीजन है जहां ड्रिंकिंग वाटर की भी शॉर्टेज बनी रहती है, तो ये कैनल जो है वो पीने वाली पानी भी प्रोवाइड करेगा। सो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि रीजन के लिए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। एंड इस प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ का आउटले प्रोवाइड किया गया है। एंड इस प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंट होने से अबाउट 9.08 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्मर्स लैंड विल रिसीव इरिगेशनल बेनिफिट्स, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना? बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। सो 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले फॉर हर घर नल से जल योजना इन बजट 2022-23। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये एसएससी, आरआरबी एंड जो ग्रुप डी सर्विस के एग्जाम्स होती है उनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको ये बताना है कि जो हर घर नल से जल योजना है उसके लिए बजट 2022-23 में कितना पैसा दिया गया है। ऑप्शन ए 10,000 करोड़, ऑप्शन बी 30,000 करोड़, ऑप्शन सी 60,000 करोड़, ऑप्शन डी 1 लाख करोड़। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 60,000 करोड़। ठीक है। सो हर घर नल से जल योजना के लिए हमारी सरकार ने इस साल 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब ये हर घर नल से जल योजना है क्या? इस योजना को, इस स्कीम को 2019 पे लॉन्च किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इस स्कीम को रेगुलेट करती है। एंड इस स्कीम का एम क्या है?
The aim of it is to provide piped drinking water to every rural home by 2024, यानी कि 2024 तक हर एक गांव में पीने का पानी पहुंचाना है, वो भी पाइप के थ्रू। ठीक है, ये है इस स्कीम का एम, एंड इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट जल जीवन मिशन, और ये एक जल जीवन मिशन का एक कॉम्पोनेंट है, जल जीवन मिशन का एक पार्ट है। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी वंदे भारत ट्रेन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन नेक्स्ट 3 years। वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो आप सबने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा हाईटेक ट्रेन है। सो बजट 2022-23 में भी इनका मेंशन किया गया था, एंड क्वेश्चन ये है कि अगले 3 सालों में कितनी वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग सरकार कर रही है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 400। सो करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 400, यानी कि 3 सालों के अंदर सरकार जो है हमारी 400 वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर करेगी। अब हम वंदे भारत ट्रेन को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ये हैं क्या। इट्स अ इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड एंड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन। सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन का मतलब ये हुआ कि इनको अलग से इंजन देने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जो आज की हमारी ट्रेडिशनल ट्रेन होती हैं उनमें इंजन अलग होता है, बट वंदे भारत ट्रेन में इंजन अलग से नहीं होता। ठीक है, इट हैज अ बेटर एनर्जी एफिशिएंसी एंड पैसेंजर राइडिंग एक्सपीरियंस, यानी यहाँ जो पैसेंजर्स का राइडिंग एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा अच्छा होता है और ये कम बिजली लेती है। ठीक है, एंड जो हमारा बजट है उसमें हमने जैसा डिस्कस किया, ये बताया गया है कि 400 वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा आने वाले 3 सालों में। एज ऑफ नाउ केवल 2 ही वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल है, 2 ही वंदे भारत ट्रेन चल रही है। एक है न्यू दिल्ली टू कटरा एंड दूसरी है न्यू दिल्ली टू वाराणसी। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिलहाल कितनी वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल है, तो आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, एक नई दिल्ली से कटरा एंड एक नई दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कवच समटाइम्स सीन इन न्यूज इज। कवच जो है थोड़ा बहुत न्यूज पे आता रहता है, इनफैक्ट जब बजट आया था तब तो बहुत ज्यादा न्यूज पे आया था। ठीक, तो कवच है क्या? ऑप्शन ए मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन बी एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क, ऑप्शन सी फाइटर प्लेन एंड ऑप्शन डी कोविड वैक्सीन फॉर न्यू बॉर्न बेबी। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क। एट टाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑप्शन ए इसका सही आंसर लगता है, क्योंकि कवच वर्ड लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ डिफेंस से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। कवच का सही आंसर है एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क। अब ये कवच है क्या, थोड़ा बहुत इसको डिटेल से समझ लेते हैं। कवच, it is India's own automatic protection system which is in development since 2012 under the name Train Collision Avoidance System which got registrant कवच और आर्मर। यानी कि कवच क्या है, बेसिकली एक मतलब ट्रेन, हम पहले क्या होता था, ट्रेन आपस में बहुत भिड़ जाती थी, इंडिया में ऐसा होता रहता था, बट कवच के आने से होगा क्या कि ट्रेन के बीच जो आपस में टक्कर है वो अवॉइड किया जाएगा। कवच का असली मीनिंग ही यही है कि इट्स अ ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, एंड इसको इंडिया ने खुद ही डेवलप किया, इट्स अ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ज्यादा थोड़ा बहुत इसको देखें तो हम क्या पढ़ सकते हैं इसमें कि इट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस इंस्टॉल्ड इन लोकोमोटिव्स इन द सिग्नलिंग सिस्टम एज वेल एज द ट्रैक्स। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड RFID डिवाइसेस का एक सेट है जो कि ट्रेन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करता है। ठीक है, सो ये हमारा कर्ण का कवच है, एंड ऐसा ही कवच कुछ हमारी ट्रेन में भी इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रेन एक्सीडेंट्स ना हो। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड इन बजट 2022-23। सो किस स्कीम को लॉन्च किया गया है बजट 2022-2023 में? ऑप्शन ए पीएम डिवाइन, ऑप्शन बी नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया, ऑप्शन सी मिशन पोषण 2.0, ऑप्शन डी उज्ज्वला स्कीम। सो किस स्कीम को लॉन्च किया गया है बजट 2022-23 में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीएम डिवाइन। अब ये पीएम डिवाइन है क्या, इसको थोड़ा बहुत देखते हैं। पीएम डिवाइन स्टैंड्स फॉर पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। It has been launched for the development of infrastructure and social development projects with an initial allocation of rupees 1500 crore. In short,
पीएम डिवाइन एक ऐसी स्कीम है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा एंड इसको इंप्लीमेंट किसके थ्रू किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू, एंड इट विल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्पिरिट ऑफ पीएम गति शक्ति एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, what is the name of the program for development of border villages with sparse pollution? यानी कि विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांव के विकास के लिए कार्यक्रम का नाम क्या है। बजट 2022-23 में एक प्रोग्राम लाया गया है जो जिसके थ्रू बॉर्डर विलेजेस को डेवलप किया जाएगा। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए इंटरनेशनल विलेजेस प्रोग्राम, बी अर्बन विलेजेस प्रोग्राम, सी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एंड डी रूरल विलेजेस प्रोग्राम। क्वाइट मतलब एक मीडियोकर क्वेश्चन है, ना ज्यादा इजी है ना ज्यादा हार्ड है। आपने पढ़ा होगा बजट को तो बनेगा ये आंसर। ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। सो इस प्रोग्राम के तहत जो हमारे बॉर्डर विलेजेस है, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे जो विलेजेस है उनको डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश किया जाएगा ताकि वो जो रीजन है वो स्ट्रांग हो सके एंड डेवलप कर सके। ठीक है। ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में कुछ डिटेल्स है, जैसे कि द प्रोग्राम एम्स टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज अलोंग इंडियाज बॉर्डर विद चाइना। Infrastructure will be improved in states like Uttarakhand, Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. Under the program, residential and tourist centers will be constructed. It will provide for improvement in road connectivity and development of decentralized renewable energy sources. So ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनियन बजट 2022। So पहला स्टेटमेंट है वन स्टेशन टू प्रोडक्ट concept will be promoted to help local business and supply chains built on a hub and spoke model. Second है international arbitration center to be set up and foreign universities permitted to operate in gift city. So gift करके एक सिटी है, वहां जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया जाएगा, वहां एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर सेटअप किया जाएगा। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं? एंड पहला स्टेटमेंट क्या था कि वन स्टेशन टू प्रोडक्ट करके एक कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाएगा ताकि लोकल बिजनेसमैन को प्रमोट किया जाए। ठीक है। सो कौन से स्टेटमेंट्स यहां सही है? ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टू ओनली। दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, बट पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां केवल एक वर्ड गलत है। हमने जो कॉन्सेप्ट प्रमोट करना है वो वन स्टेशन टू प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि वो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। सो ये जो टू वर्ड था यहां वो गलत था, वो होना चाहिए था वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। एंड दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन बी टू ओनली वुड बी आवर करेक्ट आंसर। अब ये गिफ्ट सिटी क्या है उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बहुत ही न्यूज पे रहता है, इनफैक्ट अभी 2-3 दिन पहले भी न्यूज पे था। सो गिफ्ट स्टैंड्स फॉर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। It is a business district currently being constructed in the state of Gujarat, यानी कि इसको बनाया जा रहा है गुजरात में, एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा। एंड गिफ्ट सिटी इज इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी विद द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल मास्टर प्लानिंग। ये एक इंडिया की पहली ऐसी सिटी है जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड एकदम फुली प्लान्ड सिटी है। ठीक है। एंड सस्टेनेबली प्लान्ड है। थर्ड ये लिखा हुआ है कि प्रोमोटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है गुजरात की वो प्रमोट कर रही है एंड इट विल इंक्लूड कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। एंड द लास्ट इज गिफ्ट सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। सो कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो गिफ्ट सिटी है, क्योंकि बहुत बड़ी सिटी है, तो वो कौन सी रिवर के किनारे है? सो दैट इज ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। ठीक है। कनेक्टिंग बिजनेस कैपिटल अहमदाबाद एंड पॉलिटिकल कैपिटल गांधीनगर और गुजरात स्टेट। ठीक है। सो ये अहमदाबाद एंड गांधीनगर के बीच में और इन दोनों को कनेक्ट करेगा। और किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे है। कौन से स्टेट पे है? गुजरात पे है। एंड ये इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है। एंड बजट 2022-23 में भी इसका मेंशन किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, what is the financial outlay for PM Awas Yojana in budget 2022-23?
यानी बजट 2022-23 में पीएम आवास योजना के लिए वित्तीय परिव्यय क्या है, यानी कितने पैसे दिए जाने हैं। ऑप्शन ए 10,000 करोड़, ऑप्शन बी 38,000 करोड़, ऑप्शन सी 48,000 करोड़, ऑप्शन डी 2 लाख करोड़। सो कितने पैसे मिलने हैं पीएम आवास योजना को इस बार? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 48,000 करोड़। ठीक है, अब ये पीएम आवास योजना है क्या? इट्स अ हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम and it was an initiative of the Indian government to establish housing facilities for slum dwellers, यानी कि जो लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जिनके पास खुद का घर नहीं है, उनको हम घर प्रोवाइड कर सके, वो इस योजना का एम है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। इसको इंट्रोड्यूस किया था भारत सरकार ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड इस स्कीम को पीएम आवास योजना बोलते हैं। It is for both people residing in urban and rural areas that fulfill certain criteria. तो ऐसा नहीं है कि पीएम आवास योजना केवल गांव के लोगों के लिए या फिर केवल शहर के लोगों के लिए, ये सभी के लिए है जो एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, which would be the nodal center of 23 tele mental health centers to be made all over India? मतलब पूरे भारत में बनने वाले 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नोडल केंद्र कौन सा होगा? इस बार के बजट में ये बात की गई थी कि थ्रू आउट इंडिया भारत सरकार 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाएगी। सो उसका नोडल सेंटर क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी निम्हांस, ऑप्शन सी आईआईटी बैंगलोर, मतलब ट्रिपल आईटी बैंगलोर, एंड ऑप्शन डी एम्स हैदराबाद। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी निम्हांस। निम्हांस एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। निम्हांस का फुल फॉर्म क्या है? इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, एंड ये कहाँ है? बैंगलोर में, यानी कि कर्नाटक में। एंड इट वुड एक्ट एज अ नोडल सेंटर्स ऑफ 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स टू बी मेड ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, one class one TV channel program of PM E-Vidya to be expanded to, यानी जो कोविड के टाइम सरकार ने पीएम ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसके तहत एक वन क्लास वन टीवी चैनल स्कीम भी लाई थी। तो शुरुआत में तो 12 ही चैनल्स थे, अब उसको कितने चैनल्स के लिए एक्सपांड किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 10 चैनल, ऑप्शन बी 50 चैनल, ऑप्शन सी 100 चैनल, ऑप्शन डी 200 चैनल। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 100 चैनल, यानी कि वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से 100 में एक्सपांड कर दिया जाएगा। सो दैट फैक्चुअल नॉलेज शुड बी इन योर माइंड, बिकॉज यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन बजट 2022 अनाउंस 2022-23 एस दी, यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने 2022 के बजट में 2022-2023 को किस तरह घोषित किया है? चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ एआई, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन सी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, एंड ऑप्शन डी इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हीट। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। सो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2022-2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस किया है। ठीक है, अब ये जो 2022-23 है, उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस करने के पीछे का रीजन क्या है? तो निर्मला सीतारमन ने कहा कि इस साल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, इनहैंसिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड फॉर ब्रांडिंग मिलेट प्रोडक्ट्स नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो उनका ये कहना है कि इस बार जो है हम मिलेट्स के पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मिलेट्स समवट एक ऐसी चीज है जिनको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, उनको आप थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, एंड देन ओनली आप उसको कंज्यूम करते हो, क्योंकि लोगों के बीच उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है मिलेट्स की। एंड सरकार का ये भी कहना है कि इस साल वो पूरी कोशिश करेंगी कि जो इंडियन मिलेट्स है उनको नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, एंड ये सारी चीजें की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हुआ ये था कि 2021 में जो यूएन जनरल असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस करेंगे, एंड उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट अनाउंस कर दिया है। ठीक है,
एंड मिलेट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, वो उनमें उनकी जो न्यूट्रिशनल कैपेसिटी होती है वो बहुत सही होती है, एंड इस कारण मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वाइट फैक्चुअल है बट इंपॉर्टेंट है। हु प्रेजेंटेड इंडियाज फर्स्ट एवर बजट, यानी कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया? यू हैव 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए जेम्स विल्सन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन एंड ऑप्शन डी सी राजा गोपालाचारी। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? So the correct answer is option A, James Wilson. It was him who presented India's first ever budget. And he did it on April 7, 1860. Later on जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट प्रेजेंट किया था उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर आर के सनमुखम शेट्टी ने। ठीक है, सो ये दोनों फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, एनी इनकम from transfer of any virtual digital asset to be taxed at the rate of -%, यानी कि किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर %% की दर से कर लगेगा। यानी कि अगर किसी तरह का वर्चुअल डिजिटल असेट है, वर्चुअल डिजिटल करेंसी है, जैसे कि क्रिप्टो कॉइन है ना, वर्चुअल कॉइन है, डिजिटल कॉइन है, तो उनसे जो भी आपको इनकम हो रही है तो उस इनकम पे कितना टैक्स लगेगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, सो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा ही न्यूज पे था। इनफैक्ट समहाउ यू ऑल आर रिलेटेड टू दिस मार्केट, कोई ना कोई आपके फ्रेंड सर्कल में क्रिप्टो में डील करता होगा, सो ये तो आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 30, यानी कि अगर आपकी इनकम हो रही है 100 रुपए तो 30 रुपए आपको टैक्स देने पड़ेंगे। ठीक है ना। Question number 18. Tax deduction limit increased from 10% to -% on employers' contribution to the NPS account of state government employees. यानी जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये पूछा जा रहा है। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, सो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 23। सो कितनी टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ा दी गई है? पहले 10% थी, अब कितनी कर दी गई है जो इंप्लॉयर्स के एनपीएस अकाउंट से, कितनी कर दी गई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 14%। ठीक है, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बिकॉज ये कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं जो एग्जाम में आती है, सो आपको याद करनी पड़ेगी। Question number 19. India aims to achieve 280 gigawatt of installed solar power by, यानी जो हमारा भारत देश है वो 280 गीगावाट की सोलर पावर कब तक अचीव करने की कोशिश कर रहा है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2050, ऑप्शन डी 2100। ठीक है, सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2030, यानी कि जो हमारा भारत है वो ऐसा एम कर रहा है कि 2030 तक यानी 2030 तक 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर हम जनरेट करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 20. ECLGS स्टैंड्स फॉर, ECLGS हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज पे रहता है, सो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ECLGS स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए एंश्योर्ड क्रेडिट लिमिट गारंटी स्कीम, बी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, सी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गवर्नमेंट स्कीम, ऑप्शन डी इमरजेंसी कोविड लाइन गवर्नमेंट स्कीम। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये है ECLGS का फुल फॉर्म। गॉट इट? ECLGS को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़े तो The scheme was launched as a part of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan package announced in May 2020 to mitigate the distress caused by coronavirus-induced lockdown by providing credit to different sectors, especially micro, small and medium enterprises. In short, जब कोविड आया था तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी थी। अब उस इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया था। उस पैकेज का पार्ट था ECLGS।
ECLGS के तहत जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, स्पेशली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जो हमारी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो शॉप्स हैं, उनको हम क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वो वापस ग्रो हो सके, वो वापस अपने पैरों पे खड़े हो सके, वो वापस बाउंस बैक कर सके। ठीक है, इस स्कीम के अंदर 100% गारंटी कवरेज इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, वेरियस बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज प्रोवाइड लोन्स। सो लोन कौन देता है? बैंक और एनबीएफसी प्रोवाइड करती है, बट लोन की गारंटी कौन लेता है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट गारंटी लेती है कि भैया अगर वो नहीं चुकाएंगे ना लोन तो हम बैठे हैं, हम आपका लोन चुकाएंगे, बट उनको लोन दो ताकि वो आगे बढ़ सके, उनको जरूरत है, देश को जरूरत है। ठीक है, एंड बजट 2022-23 में ECLGS का मेंशन इसलिए किया गया था बिकॉज इस स्कीम को अब एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2023 तक के लिए। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रोपवे प्रोजेक्ट्स इज टू बी अवॉर्डेड इन 2022-23? यानी 2022-23 में जो हमारी भारत सरकार है वो कितने रोपवे प्रोजेक्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट्स देगी? ठीक है, सो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20. So what's the correct answer? The correct answer is option A 8, यानी 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट सरकार इस साल देगी, मतलब 2022-23 में देगी। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। हाउ मेनी इंजन्स ड्राइव पीएम गति शक्ति? यानी पीएम गति शक्ति में कितने इंजन है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 5, 7, 10 या 12? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 7, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन से 7 इंजन? रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 23, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स पीएम आवास योजना? सो कौन सी मिनिस्ट्री पीएम आवास योजना को इंप्लीमेंट करती है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। सो 4 ऑप्शन है आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो पीएम आवास योजना को कौन इंप्लीमेंट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2022-23 द रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट वाज -% of GDP in financial year 2022 as against 6.8% in budget estimate. इन शॉर्ट ये पूछा जा रहा है कि बजट में हमने एस्टिमेट किया था कि 6.8% का फिस्कल डेफिसिट होगा, पिछले साल हमने ऐसा एस्टिमेट किया था, बट एक्चुअल में कितना फिस्कल डेफिसिट हुआ है ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस है, 5.3%, 6.9%, 7.5% और D 8.2%. So what's the correct answer? The correct answer is option B 6.9%. and जिनको नहीं पता कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, यानी कि सरकार कितना खर्च कर रही है उसको हम माइनस कर रहे हैं सरकार कितना कमा रही है। ठीक है, अगर समझ लो सरकार के पास रिसीप्ट सारे मतलब रेवेन्यू आ रही है 100 रुपए की और वो खर्च कर रही है 200 रुपए, तो उसका फिस्कल डेफिसिट 100 रुपए है। ठीक है, यानी 100% का फिस्कल डेफिसिट है। आ रहा है आपको समझ? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये तो। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 25 है, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट यानी कि कौन सी सिटी? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। इट इज सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ, सो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी हुगली। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, सो आप सबसे बनता होगा, सो डू कमेंट इट। सो यहां खत्म होता है हमारा आज का सेशन। आई बिलीव आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। सो अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर तो आपको कमेंट करना ही करना है। एंड वन मोर थिंग, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, समझ लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बट कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी के लेवल के हैं, तो हो सकता है आपसे ना बने, तो आप प्लीज डिमोटिवेटेड मत होना, क्योंकि यहाँ सभी एग्जाम्स की नीड्स को कैटर किया जा रहा है। सो कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी के लेवल के हैं और कुछ एसएससी के लेवल के हैं, कुछ सीडीएस के हैं, कुछ आरआरबी के हैं। सो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देने की आपको कोशिश की जा रही है। तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बस ये देखना है कि आपका जो एग्जाम है उस लेवल के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना?
सो हम यहाँ आज हम खत्म करते हैं अपनी आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास यानी कि ETS 03, उसमें भी हम बजट 2022-23 से रिलेटेड ही MCQ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बजट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। सो हम यहाँ थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे और इनके ऊपर हम 2 लेक्चर्स लेंगे, एक तो आज हो गया और एक आने वाले दिनों में। सो एक बार और आप अच्छे से बजट को पढ़ लेना एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।